अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अगर जो प्रीवियसली हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ प्रॉब्लम्स किए थे और ये बड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस है कि जो 4 प्रोबेबिलिटी फार्मूले हमारे कोर्स में हैं, जिसमें से अभी हमने सिर्फ एक फिलहाल कवर किया है, दैट इज द बाइनोमियल फार्मूला। ये इन चारों में से आप समझ लें, वैसे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट फार्मूला है जो हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल का, लेकिन बहरहाल ये भी काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एग्जामिनर तो वेतन एग्जाम में आपको ये नहीं कहेगा कि यूज द बाइनोमियल फार्मूला टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। ये शायद हमें खुद ही गैस करना पड़ेगा कि क्या कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के तहत हम ये वाला प्रोबेबिलिटी फार्मूला जो है वो बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी फार्मूला जो है वो अपने प्रॉब्लम्स के लिए यूज करेंगे। जब ये चीज डिसाइड हो जाए कि जी हमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फार्मूला अप्लाई करना है, तो जब आप बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फार्मूला अप्लाई करोगे तो देन नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आएगा कि जी इसके पैरामीटर्स क्या है। मैं आपके क्वेश्चन लेता हूं। इसके पैरामीटर्स क्या हैं? इसके 2 पैरामीटर्स हैं, एक n है और एक p है। हमें पहचानना है कि जी n तो बड़ा आसान है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। p कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल। अब क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज कॉल्ड सक्सेस। 2 आउटकम्स होंगी, किसको सक्सेस कहना है वो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर मेंशन किया गया है कि चूंकि हमारी जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हमारे पास है कि दैट 13 आर इन फेवर। तो जो फेवर में लोग होंगे वो हमारी सक्सेस दिलाएगी। तो एक्स को मैंने लिख दिया नंबर दैट आर इन फेवर और पी को लिख दिया प्रोबेबिलिटी दैट आर इन फेवर। तो ये मैच होने चाहिए। वहां वर्ड नंबर और सक्सेस क्या है, लोगों का फेवर में जाना। किसको कहना है? जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने डिटरमिन करनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है, उसे आपने सक्सेस कह देना है। किसी प्रॉब्लम में आपको कह दिया, जैसे लास्ट टाइम आपको एक प्रॉब्लम लिखाया जिसमें कह दिया कि इनका ओपिनियन नहीं है, तो वो लोग जो अपना ओपिनियन नहीं देंगे वो हम सक्सेस जो है वो उनको हम सक्सेस डिक्लेयर कर देंगे। आल्दो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट जो है, अगर इस डेटे की बात करें तो आप देखिए इसमें 3 ऑप्शन है। हो सकता है वो शख्स फेवर में हो सकता है वो अगेंस्ट हो, और हो सकता है कि वो ओपिनियन ना दे, वो बताए ना, वो कहे ना। तो बिल्कुल ठीक है, ये बाइनोमियल टाइप तो नहीं है। लेकिन जब आप क्वेश्चन की सोल्यूशन की जाने आते हैं तो हम कहते हैं चूंकि हमारी इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ फेवर में है और जो फेवर में नहीं होंगे वो फेलियर कैटेगरी में चल जाएंगे, तो फिर 2 ही आउटकम बन गए, फेवर और नॉट फेवर। जस्ट लाइक दैट, इससे पिछले एग्जांपल की थी हमने जिसमें हमने ड्राइस थ्रोइंग की थी। चूंकि अल्दो तो 6 आउटकम्स हैं, लेकिन चूंकि हमारी इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 6 को देखना है, तो फिर हमारी सक्सेस बन जाएगी नंबर ऑफ डाइस ऑन विच 6 अपीयर। तो पी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ऑन अ सिंगल डाइस। तो यहां 6 आएगा या 6 नहीं आएगा, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो हमारे लिए वो नॉट 6 है। तो 2 आउटकम बन गई। बिल्कुल बाइनोमियल से ये सॉल्व हो सकता है। सक्सेस किसे कहना है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? सक्सेस कहना है नंबर ऑफ डाइस दैट अपीयर 6 ऑन इट। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास आ गई। ठीक है जी। तो ये मैंने थोड़ा सा, और इसके पैरामीटर्स जो हैं वो n और p हैं। जब तक इसके पैरामीटर्स आपको मालूम नहीं होंगे उस वक्त तक आप इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। और बाइनोमियल का जो मीन होता है वो np के बराबर होता है और जो वेरिएंस होता है वो npq के बराबर होता है। ठीक है। अब आप मुझसे अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन करें। जी सर ये नोट्स के सर पेज नंबर 70 पे है सर, ये लास्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा जी। मेरे पास इस वक्त नोट्स नहीं है, आप थोड़ा सा जरा रीड करें, मुझे समझ आ जाएगी। सर मैंने सर यही पूछना था सर, ये इसमें लिखा हुआ है कि मतलब ये मतलब 2 पुलिस लिखी हुई है और उसके बाद
नंबर ऑफ क्राइम है सर। इसने पूछा हुआ है सर क्वेश्चन में कि मोर एफिशिएंट और लीस्ट एफिशिएंट। अच्छा, सर ये सर हम मतलब आप इसके बारे में थोड़ा रिग्रेशन सा बता दें। रिग्रेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जी सर। देखें, उस वक्त हमने किया था, वो जो लास्ट कॉलम हमने बनाया था वो था कि एक्सपेक्टेड क्राइम क्या है। अगर तो वो लास्ट कॉलम 100 से ज्यादा आ जाता है, इसका मतलब है कि उस इलाके की जो पुलिस है, अगर 100 क्राइम होना चाहिए था पुलिस की स्ट्रेंथ के मुताबिक, तो उस इलाके में क्राइम हुए कितने हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस इलाके में क्राइम सबसे ज्यादा हो रहे हैं, महल 185 है एक एक इलाके में, तो इसका मतलब है कि हमने हर एक को स्टैंडाइज कर लिया है कि हर इलाके में अगर 100 क्राइम होने चाहिए थे पुलिस के मुताबिक, डेटा के मुताबिक, तो एक्चुअली उस इलाके में क्राइम हुए कितने हैं। तो 185 जिस इलाके में टाउन में क्राइम हुए हैं, इसका मतलब है वो एक्सपेक्टेशन से 85% ज्यादा क्राइम हुए। तो वो तो बन गई थी लीस्ट एफिशिएंट पुलिस उस इलाके की। और जहां पर 100 से भी कम हुए हैं, तो इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशन थी कि 100 क्राइम होंगे, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन से कम क्राइम उस पुलिस ने उस इलाके में होने दिया है। इसका मतलब है कि उस इलाके की जो पुलिस है वो मोस्ट एफिशिएंट है। तो मैं सोल्यूशन का जो लास्ट कॉलम है जिसमें ऑब्जर्व्ड ओवर फिटेड इनटू 100 करके हमने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की। जी सर। सर इसके अलावा सर ये एक फार्मूला है स्टैंडर्ड एरर का सर, समेशन y माइनस y कैप इनटू होल स्क्वायर सर। जी, इसके नीचे डिवाइडेड बाय n माइनस 2 है सर। इसी से सर ये फार्मूला ड्राइव किया गया है सर। इसका दूसरा जो है सर, वो अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो ऐसे सर याद करने में आसानी रहती है। तो इस देखिए तरह से सर ये भूल भी सकते हैं। उसमें जो अल्टरनेटिव फार्मूला है उसमें जी लिखा सर। गया है समेशन वाई स्क्वायर, ऐसे जी ही है सर। ना, जी माइनस सर माइनस ए समेशन ए वाई बाय एक्स। माइनस बी समेशन एक्स वाई। ये अल्टरनेटिव जी फार्मूला सर। इसलिए लिखा गया है कि हमें इसके लिए, अगर आप नोट करें, तो हमें फिटेड वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। हमें इस चीज के लिए जरूरत है तो वो फिटेड वैल्यूज हमें जरूरत नहीं है। तो फार्मूले के तहत के जो वैल्यूज आपको पास आ रही है समेशन वाई स्क्वायर, यानी कि जो आपके वाई का डेटा सेट आपके पास है, उस वाई के डेटा सेट का आपने पहले स्क्वायर कर लेना है, माइनस ए, जी सर। इंटरसेप्ट हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, समेशन वाई वो हमारे पास ऑलरेडी होगा, माइनस बी ऑलरेडी कैलकुलेशन है, समेशन एक्स वाई यूज किया हुआ है। तो यही इसका एडवांटेज है। आप ये समझ लें कि ये जो आपको कैलकुलेशन हमने लिखी थी, ये वाली कैलकुलेशन जो है समेशन वाई माइनस वाई हैड होल स्क्वायर, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई, यानी कि समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी विच इज स्लोप समेशन एक्स वाई। तो ये जो है ये एग्जैक्टली इक्वल है इस कैलकुलेशन के। तो इसका एडवांटेज ये है कि हमें इसमें फिटेड वैल्यू जो है, यानी कि वाई हैड फिटेड वैल्यूज, ये हमें कैलकुलेट करने की ऐसा जो है वो जरूरत नहीं रहती। तो यही इसका एडवांटेज है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करते हैं तो ज़ाहिर है फिर फिटेड वैल्यूज जो है वो आपको रिक्वायर है। वैसे ये एग्जाम में इस तरह का प्रॉब्लम कम आया है, तो दैट्स वाई मैंने एक पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन बहरहाल आप इसको भी याद कर सकते हैं। देखिए फार्मूले जो है ना, याद याद करना, अब इसका कोई रूल तो नहीं है, सिवाय इसके कि आप थोड़ी सी अपनी एफर्ट करके आप इसके साथ कर ले। लाइक अगर मैं याद करना चाहूंगा तो मैं कहूंगा समेशन वाई स्क्वायर लूंगा, अगली दफा इसे 2 नहीं यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा, और 2 की बजाय मैं यहाँ ए लिख दूंगा, और फिर ए की बजाय बी और देन एक्स साथ, मतलब किसी तरह से भी आप हर कोई अपनी अपनी सिमेट्री बना के और उसको जो है वो एक्चुअली याद करते हैं। तो बहरहाल ये उसका नहीं सर एक, वो हाँ जी, सर वो जो बाकी फार्मूले थे ना उनकी सर समझ आ गई थी, जो अल्टरनेटिव बनाए हुए हैं सर, जैसे कि ये को वेरिएंस का है और सर ये वेरिएंस ऑफ वाई का है। जी सर जी, ये तो इन्हीं से ड्राइव किए हुए थे, इनकी मुझे समझ आ गई थी कि मतलब ये इनसे ये दूसरा फार्मूला कैसे बना हुआ है, तो इसकी सर समझ नहीं आई थी तो इसलिए पूछा। हाँ नहीं नहीं, इसलिए कि ये एक्चुअली इसके भी देखें, मेरी मेरी थोड़ी सी लिमिटेशन ये है कि मैं आपको उस एक्स्ट्रा डेरिवेशन या एक्स्ट्रा कैलकुलेशन पे मैंने आपको नहीं ले जाना जो कि इस लेवल तक रिक्वायर्ड नहीं है ना। ये नहीं है कि ये कैसे इसके बराबर होता है, सिवाय इसके यदि कैलकुलेशन करके देख लें तो आंसर ठीक आएंगे, तो आपकी बात सही है।
प्रूफ किया जा सकता है कि वाई दिस वन, उसमें फिर ना हम एक्चुअली इसको अगर जो एक्चुअल स्टेप्स तो मैं खैर नहीं एक्सप्लेन कर रहा। अच्छा, आपको याद है वाई हेड की जगह हम ये लिख सकते हैं ना वाई हेड की जगह। जी सर। और इसका अगर आप स्क्वायर लेंगे और फिर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और बहुत सारी कैलकुलेशन करेंगे तो एट द एंड आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। देखिए ना, चीजें आपको नजर आ रही हैं, तो यहाँ पर आपका एट द एंड जो है ना वो पहुंच जाए। ये इस स्क्वायर को ओपन करेंगे ना तो इस पर फिर काफी और भी क्या, ये नहीं है कि एक स्टेप के बाद ही आ जाएगा, ये कुछ 4-5 स्टेप परफॉर्म करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो उसके बाद ये चीज पहुंच जाती है। लेकिन चूंकि आपको फिलहाल इसकी जरूरत नहीं थी, तो दैट्स वाई मैंने आपको जो है ना वो ऐसा कुछ को एक्सप्लेन नहीं किया था। ओके सर। हाँ, और सर आपका और कोई ये प्रॉब्लम? प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है ना रिग्रेशन कोरिलेशन की सर, जी 69 नंबर पेज पे सर, ये क्वेश्चन नंबर है 12 सर। सर इसका जो आंसर है ना सर वो गलत लिखा हुआ है सर। मैंने अपना जो 3-4 मतलब चेक किया सर, मेरा वही आ रहा था, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना ये गलत लिखा हुआ जी, है एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो उसके आंसर्स जो है ना और वो। इसके बाद सर हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, तो इसका सर ये जो इन्होंने स्लोप का आंसर लिखा हुआ है सर वो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ये जो इंटरसेप्ट लिखा हुआ है ना 0 सर, ये 0 नहीं आता सर, यहाँ पे 8 आता है, 8 प्लस 0.08 जी, तो मैंने आपको कहा ना कि आप जस्ट कैलकुलेशंस के ऊपर, क्योंकि आंसर्स है ना, किसी स्टूडेंट्स को मैंने कहा कि यार जो आप ना इसको रख दो, तो मैंने खुद काफी सारे चेक किए, जिनको मैं किया मैंने उनको ठीक कर दिया। तो एक दो प्रॉब्लम में ना है, तो आंसर्स पे नहीं, आप टेक्निकली फार्मूलों पर ही कंसंट्रेट करेंगे एक्चुअल में। और सर एक बात सर, वो जो बाइनोमियल में सर हमने वेरिएंस और मीन की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सर, मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस। जी सर, उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपने सर यही लिखाई थी कि मतलब जो वेरिएंस है वो हमेशा मीन से छोटा आता है, मतलब उसकी जी, वैल्यू छोटी होती है। तो बाइनोमियल में। सर इसकी एक सर इसकी एक और प्रॉपर्टी है इसी बाइनोमियल के टॉपिक में सर, वेरिएंस इज हाईएस्ट व्हेन p इक्वल टू q, अदरवाइज सर इट विल बी मिनिमम। सर इसकी एक ये भी प्रॉपर्टी बनती है। एज सच कुछ स्पेसिफिक डेटा सेट में ये ऐसा हो जाता है, लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न समझ लें वो मीन वेरिएंस का रिलेशन है। अदरवाइज भी बाइनोमियल की बहुत सारी प्रॉपर्टी, ये नहीं है कि एक बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं है। एक मैंने आपको बोल दी, एक आपने बोल दी, और इसके अलावा भी 5-6 हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जो मोस्टली एग्जाम में रिपीट हो रही हैं या आ रही हैं या आपके एग्जाम के रेलेवेंट हैं, तो वो मैं एक्चुअली डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये ओके सर, हाँ, ये भी थैंक यू सर। और इसके अलावा अगर किसी ने कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी करना हो, एनीवन एल्स? ओके जी, तो लास्ट टाइम जी सर एमसीक्यूज नंबर 19 यहाँ पे लिखा हुआ है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पर एंड द बेस्टियन इंडेक्स नंबर। ज्योमेट्रिक मीन तो नहीं है, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, अंडर रूट। सॉरी, दोबारा से करें, मुझे आपकी आवाज नहीं प्रॉपर आ रही। सर द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पर एंड बेस्टियन इंडेक्स नंबर, ज्योमेट्रिक मीन लिखा हुआ है यहाँ पे, अंडर रूट, स्क्वायर रूट नहीं आएगा? नहीं, ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करते हैं? लेस्पेयर का और पाशी, अगर दो नंबर्स हो आपके पास ए और बी, यस सर, ए और बी अगर दो नंबर हो और मैं कहूँ इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, यस सर, और कितने नंबर है ये? 2, तो पावर कितनी आएगी? 1/2। एक है लेस्पेयर, एक है पाशी, इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और पावर भी तो लेनी है ना 1/2। यस सर, अंडर रूट की पावर तो 1/2 आ, सर। तो ये ज्योमेट्रिक मीन ही होगा ना, एल और यस टी सर, का। समझ हाँ सर। और ना जनरली द टाइम सीरीज वेरिएबल यूज्ड टू कैलकुलेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर आर। अच्छा, इस तरह से है कि फिलहाल तो मेरे पास ऐसा इसकी कोई बुक इस वक्त नहीं है। आप कोई बात नहीं, आप एक दफा टेस्ट में, जाहिर है कि मैंने टेस्ट में इससे तो शायद काफी प्रॉब्लम में दूँ, लेकिन बहरहाल आपको बिल्कुल आने चाहिए। तो फिर किसी और टाइम पर ना, मतलब फिलहाल तो जाहिर है आपका टेस्ट भी, आप एक दफा टेस्ट कर लें
तो फिर मैं ये अगर आप दोबारा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त ना एक्चुअली बुक नहीं है, मैं जहाँ से देख सकूँ आपके प्रॉब्लम को ना, तो वो फिर मैं आपसे दोबारा डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, इफ p इज इक्वल टू 0.001 एंड n इज इक्वल टू 50। याद करें ये दोनों बाइनोमियल के पैरामीटर्स हैं, n और p। बिल्कुल आप एक्सेल में फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो हर फंक्शन को चलाने के लिए आप उसके आर्गुमेंट्स कहते हैं ना, टीचर आर्गुमेंट्स इसके दें प्रेजेंट पैरेंथेसिस। तो आप समझ लें बाइनोमियल फार्मूला भी एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को चलाने के लिए हमें दो आर्गुमेंट चाहिए, एक n चाहिए, एक p चाहिए। जब तक ये नहीं होगा हम फार्मूला नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो उसने कहा है कि अगर p 0.001 हो और n जो है वो 50 हो, कहता देन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बाय p इज इक्वल टू 2 बाय बाइनोमियल, और इस दफा मैंने एक और फार्मूला यहाँ पर मेंशन कर दिया, बाय बाइनोमियल एंड पाइथन फार्मूला। तो देखते हैं कि ये अब दूसरा फार्मूला आ गया, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपके कोर्स में टोटल 4 हैं, ठीक है ना। बाइनोमियल फिलहाल हमने कवर किया, अब बारी आ गई पाइथन। तो मैंने एक एग्जांपल फिलहाल वही लिखी है कि जी n मैंने आपको 50 दे दिया, किसी डेटा में p 0.001 दे दिया है, और कह दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कैलकुलेट करें। पहले तो मैंने आपको ऑप्शनली कहा जी आप बाइनोमियल फार्मूला से करें। ओके, बाइनोमियल फार्मूला चूंकि हमें आता है NCX p पावर x q पावर n माइनस x। मैंने वैल्यूज पुट की, 50C2 0.001 पावर 2 मल्टीप्लाई, वो 1 में से माइनस किया तो 0.999 आ गया, और 50 माइनस 2 आंसर इज 0.0012, और मैंने आंसर गेट कर लिया। दैट्स ऑल, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब सेकंड एक्चुअली मैंने आपको कहा है बाय यूजिंग द पाइथन फार्मूला। अब पाइथन फार्मूला पहले है क्या, कैलकुलेट करना कैसे है, और बाद में डिस्कस किया जाएगा अच्छा जी कब एग्जाम में हमने बाइनोमियल फार्मूला, यहां तो उसने खुद कहा हुआ है पाइथन लगाओ, तो कैसे। तो पहले तो हमें पाइथन फार्मूला लेना है। एग्जैक्टली जिस तरह से बाइनोमियल के दो पैरामीटर्स हैं n और p, ये जो पाइथन है इसका सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर है, और इस पैरामीटर को हम म्यू बोलते हैं, दैट इज द लैटिन लेटर है म्यू। तो ये जो पैरामीटर्स है दिस इज कॉल्ड म्यू, दिस वन। और ये कैसे बनेगा, ये np से बनेगा। np क्या है, बाइनोमियल के पैरामीटर्स हैं। चूंकि बाइनोमियल डेटा है, ऐसा डेटा है जिसके ऊपर बाइनोमियल फिट की जा सकती है, मैंने उसके ऊपर बाइनोमियल ही अप्लाई की है, और अब अल्टरनेटिवली मैं इसके ऊपर जरा पाइथन फार्मूला भी अप्लाई कर रहा हूं। देखिए मैं आपको मैसेज क्या लास्ट पे देता हूं, ये तो बात की बात है। तो पाइथन फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको पाइथन पैरामीटर चाहिए जो कि म्यू होता है। किसके बराबर है, वो n मल्टीप्लाई बाय p के बराबर है। n क्या है 0.001, सॉरी n क्या है 50, n जो है वो 50 है, और p जो है वो 0.001 है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास एक पैरामीटर बन जाएगा जिसे हम पाइथन का पैरामीटर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यू। बिल्कुल, हमने एनपी को क्या कहा था, हमने एनपी को एवरेज कहा था, मीन कहा था। तो आप कह लें कि पाइथन का जो पैरामीटर होता है वो म्यू होता है, और वो म्यू बनता कैसे है, वो n को p से मल्टीप्लाई करके, n को p से मल्टीप्लाई करके, एंड देन इट बिकम्स द पाइथन फार्मूला। अब उससे भी मैंने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, p x इज इक्वल टू 2। अगर बाइनोमियल फार्मूला जो है वो ये वाली एक्सप्रेशन रखता है, तो पाइथन फार्मूले की एक्सप्रेशन, मैं जरा इसको एक दफा रीड कर देता हूं। ई एक्सपोनेंट को बोलते हैं, ये जैसे आपके पास कैलकुलेटर में लॉग होता है, कॉम्बिनेशन की होती है, तो एक्सपोनेंट भी कैलकुलेटर में है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कहां पर है ई, और आपको पता है ये उसकी पावर में लिखा हुआ है। देखिए कुछ
साइंस में ABCD शायद इसके कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जहां पर भी वर्ड कुछ स्पेसिफिक जिसे साइंटिफिक कांस्टेंट कह देते हैं, ई यहां पर भी आएगा, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है 3 पॉइंट समथिंग लाइक दैट। तो ये नहीं है कि ये इंग्लिश अल्फाबेट ई लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। तो e टू द पावर माइनस म्यू, और फिर एक सिमेट्री वही याद कर ले, e टू द पावर माइनस म्यू, फिर म्यू की पावर x, और जो x आ जाए वही डिवाइजर में लिख लिया, यानी कि x फैक्टोरियल। ठीक, e टू द मतलब वो फॉर्मूला कैसे याद करना है या कैसे रखना है, वो जो यहाँ आ जाए e टू द पावर माइनस म्यू, फिर वही यहाँ आ जाता है म्यू टू द पावर x, और फिर जो यहाँ पर आ जाए उसी का नीचे फैक्टोरियल। दिस इज पाइथन फार्मूला। बाइनोमियल फार्मूला था NCX p पावर x q पावर n माइनस x। पाइथन फार्मूला है e टू द पावर माइनस म्यू, म्यू पावर x ओवर x फैक्टोरियल। नोट करें, अगर हमें बाइनोमियल के लिए NP रिक्वायर था तो यहां सिर्फ म्यू रिक्वायर है। तो पाइथन का सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर है, एंड दैट इज म्यू। चले पहले मैंने कैलकुलेशन रखी, e टू द पावर माइनस, क्योंकि म्यू जो है वो 0.05 है, ये कैलकुलेटर में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कहां पर अवेलेबल है। फिर 0.05 की पावर x, x का मतलब है 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, एंड देन 0.0012। ये जो एक्सपोनेंट फंक्शन है ये वाला, आपके पास ना दो लॉग कीज होती हैं, एक एलओजी लॉग होता है और एक को आप नेचुरल लॉग कहते हैं, एलएन लॉग, एलएन वाला लॉग, नेचुरल लॉग। अब जरा एलएन लॉग जो की है, दोनों साथ साथ ही हैं, और ये जो है ना वो ऑलमोस्ट मिडल लाइन में होंगी, उसके जरा शिफ्ट में देखें, ऐसे लिखा हुआ शिफ्ट में। इसका मतलब है अगर आप ये की प्रेस करेंगे शिफ्ट और नेचुरल लॉग, तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे, और कर्सर जो है ना, आपने पावर में नहीं लिखना, कर्सर ऑटोमेटिकली पावर में ब्लिंक कर रही होगी। इधर एक बॉक्स सा बना हुआ और आप उसके अंदर लिख देंगे -0.05। उसके बाद कर्सर को आपने यहां पर बेस पर लेके आना ना, मल्टीप्लाई करना है 0 पॉइंट, और राइट एरो से आप राइट एरो से कर्सर को बेस पर ले आएंगे 2। अच्छा, अब ओवर में कैसे लिखना है? जब ये सारी एक्सप्रेशन आप लिख लें, इसके बाद लेफ्ट पे बिल्कुल जो सेंटर लाइन है उसके कैलकुलेटर के बिल्कुल सेंटर लाइन के लेफ्ट में अगर आप चले जाएं, तो आई थिंक सो कि आपको ये दो इस तरह के बॉक्सेस से बने नजर आएंगे। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना। जब आप ये पूरी एक्सप्रेशन लिख लें और इस बटन को प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कर्सर खुद ब खुद नीचे वाले बॉक्स में चले जाए, वहां 2 लिख दें, और फैक्टोरियल की भी अवेलेबल है। इस तरह से करके अब किसी कैलकुलेटर में वो एक्चुअली किसी और जगह पर मेंशन होगी और किसी कैलकुलेटर में शायद वो डिफरेंट जगह पर मेंशन हो। तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमें ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, ये वाली। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको पता है कि आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो स्टार्ट में ही अगर एक बटन है उसके ऊपर ना इस तरह से बना हुआ है, अगर आप स्टार्ट में ही इस बटन को प्रेस कर लेंगे तो आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पे ना इस तरह से बॉक्सेस ऑटोमेटिकली बने नजर आ जाए। आप कर्सर को ऊपर लेके जाएं, कर्सर यहाँ आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर अब आपने लिखना है ई आएगा, शिफ्ट और नेचुरल लॉग को अगर आप प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको ये ई और कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको पावर में जो है वो नजर आएगा। वहां -0.05 लिख देंगे, राइट एरो करेंगे, कर्सर नीचे आ जाएगी, और 0.05 पावर बटन प्रेस करके पावर में ले जाएंगे, एंड देन डाउन एरो करेंगे तो कर्सर इस ब्लॉक में आ जाएगा, और वहां पर आप 2 लिखेंगे, एंड देन नोट कीजिएगा कि दिस वन इज कॉल्ड फैक्टोरियल।
साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन जैसे इंग्लिश में होता है, तो ये फैक्टोरियल कहलाता है। ये है आपके कैलकुलेटर में, ये की डायरेक्टली अवेलेबल है। तो 2 और नोट करें कहीं पर ना ऐसे करके किसी जगह पर, या किसी जगह पर शायद n के साथ लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल की भी अवेलेबल होती है। वो जरा एक दो एफर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि फैक्टोरियल की कहाँ पर है, तो कम से कम आपकी कैलकुलेशन हो जाए। अच्छा, एक चीज नोट करें, मैंने बाइनोमियल फार्मूला अप्लाई किया जो कि डिफरेंट था, मैंने पाइथन फार्मूला अप्लाई किया जो कि डिफरेंट है, लेकिन नोट करें आंसर दोनों के सेम, आंसर दोनों के सेम आ रहे हैं। 0.0012 0.0012। एग्जाम में प्रॉब्लम आता है, एक बच्चा बाइनोमियल से कर देता, दूसरा कहता नहीं यार मैं तो गलती से पाइथन से कर रहा हूं, तो कोई बात नहीं, आंसर बिल्कुल सही है। इवन आंसर की बजाय ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होता और कहते ये बाइनोमियल का तो मसला था पर मैंने पाइथन लगाया होगा, तो दैट्स ट्रू। तो क्या हर डेटा, हर प्रॉब्लम जो आप बाइनोमियल से सॉल्व करते हैं, क्या उसको पाइथन फार्मूले से भी सॉल्व कर देना इक्वली ट्रू है? फिलहाल तो ये नजर आ रहा है, लेकिन ये ऑलवेज नहीं है। यानी कि हर वो डेटा जो आप बाइनोमियल से सॉल्व करते हैं, अगर आप उसे पाइथन से करें तो कभी तो इसके आंसर ठीक होंगे, और ये हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है आप पाइथन से कर दे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये ऑलवेज, ये टेक्निक या जो प्रोसीजर जो है ऑलवेज ये ठीक नहीं है। तो कब ये ठीक है और कब ये ठीक नहीं है वो आपको पता है। मैंने लिख दिया कि पाइथन प्रोबेबिलिटी फार्मूला जो कि e टू द पावर माइनस म्यू, म्यू टू द पावर x ओवर x फैक्टोरियल लिखा गया है, किन कंडीशंस में ये अप्लाई कर सकते हैं। इस उधर बाइनोमियल के हमने पढ़े थे ना, 4 कंडीशन है, 2 आउटकम होनी चाहिए, ये होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, प्रोबेबिलिटी रिमेन्स द सेम होनी चाहिए। अब पाइथन फार्मूला अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन कहता है, व्हेन ऑल द कंडीशन ऑफ बाइनोमियल्स आर फुलफिल्ड, यानी कि वो 4 कंडीशन तो पूरी होनी चाहिए। पाइथन के लिए भी वही 4 कंडीशन पूरी होनी चाहिए जो कि बाइनोमियल के फार्मूले में थी। तो आप कहेंगे जी अगर वही 4 कंडीशन है तो फिर हर जगह पर बाइनोमियल पाइथन ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अलोंग विद, इसका मतलब है ये कंडीशन भी ठीक होनी चाहिए, और वो क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल इज लार्ज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज स्मॉल। हाँ, 4 वो कंडीशन पूरी होनी चाहिए और 2 ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। 6 हो गई ना, 4 बाइनोमियल की कंडीशन पूरी। देखिए वो आप कहेंगे ये 6 कंडीशनें ढूंढते रहेंगे, भाई मैंने आपको बोल दिया ना कि आल्दो आपको कंडीशंस की पूरी डिस्क्रिप्शन याद पता होना चाहिए, लेकिन बड़ा क्वाइट इजी है। प्रॉब्लम पढ़े देखें, इसकी 2 आउटकम बनती है, आपने फौरन कहना ये बाइनोमियल का, बाकी भी आप नोट करेंगे ना, बाकी भी जरूर पूरी ही होंगी। तो फौरन आप कह देंगे हाँ जी ठीक है, इसकी 2 आउटकम है, बाइनोमियल से सॉल्व होगा ये। लेकिन पाइथन कब अप्लाई कर सकते हैं, जब n लार्ज हो और p स्मॉल हो। एंड का वर्ड है ना, एंड के वर्ड में दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या, n मस्ट बी लार्ज, p मस्ट बी स्मॉल, तब आप बाइनोमियल की जाए पाइथन फार्मूला भी यूज कर लेंगे एंड यू विल गेट द सेम आंसर। अब क्वेश्चन ये था कि हाउ मच लार्ज इज लार्ज एंड हाउ मच स्मॉल इज स्मॉल। तो फिर साइंटिस्ट ने डेरिवेशंस की, कैलकुलेशंस की, और कह दिया गया कि अगर n जो है वो मोर देन 20 आ जाए तो उसको आप लार्ज कंसिडर करेंगे, और p जो है वो लेस देन 0.05 हो जाए तो हम उसको स्मॉल कंसिडर कर लेंगे। तो क्यों मैंने इस फार्मूले में बाइनोमियल लगाया और पाइथन लगाया और कह दिया जी आंसर तो सेम ही आने हैं, रीजन ये थी कि देखें बाइनोमियल की कंडीशन तो पूरी हो ही रही थी, लेकिन n 20 से लार्ज भी था, p 0.05 से कम भी था, तो इसलिए पाइथन फार्मूले से भी कैलकुलेशन करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो पाइथन फार्मूला अप्लाई, हाँ एग्जाम में एग्जामिनर आपको कोई कंडीशन नहीं देता, वो कहता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी बताएं। तो मेरा सुजेशन ये है कि जी ठीक है बाइनोमियल अप्लाई कर दें, जब उससे आंसर ही वो आने तो क्यों हम पाइथन की जानिब सोचें। लेकिन डिस्क्रिप्टिवली आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर आपको ये अगर पूछे कि अंडर व्हाट कंडीशन वी कैन यूज पाइथन फार्मूला इंस्टेड ऑफ बाइनोमियल, अंडर व्हाट कंडीशन, तो कंडीशन इज दैट
n must be large and p must be small, और फिर एक थ्रेशोल्ड वैल्यूज भी दी गई हैं कि n लार्ज कितना अगर वो 20 से ज्यादा हो और p स्मॉल कितना अगर वो 0.05 से कम हो। और दूसरी चीज लार्ज कितना, 50,000 को लार्ज कहना है या 25 को लार्ज कहना है, तो साइंटिस्ट ने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से दी हुई है और ये कहा हुआ कि इफ n इज ग्रेटर देन 20 एंड p इज लेस देन 0.05 देन कंसीडर n लार्ज एंड p कंसीडर टू बी द स्मॉल। ठीक हो गया, तो ये तो हो गई कंडीशन। अब बात आ गई कि जी कंडीशन समझ आ गई, हम डिसाइड कर लिया, ठीक है जी n लार्ज था p स्मॉल था तो हम पाइथन से कर लेंगे। तो अब हमें इस फॉर्मूले को ऑपरेट करने के लिए बाइनोमियल में अगर 2 पैरामीटर चाहिए तो पाइथन में हमें एक पैरामीटर चाहिए जिसे म्यू कहते हैं, जिसे एवरेज कहते हैं। देखें ना ये एवरेज लिखी हुई है, एनपी बाइनोमियल फार्मूले से एनपी लिया और उनको मल्टीप्लाई करके मीन बना दिया जिसे एवरेज कह दें, तो ये एवरेज ली हुई है। तो इसका जो पैरामीटर होगा वो होगा एवरेज। और फार्मूला हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किसी भी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो e टू द पावर माइनस म्यू टू द पावर x ओवर x फैक्टोरियल। और एक्चुअली थोड़ा सा इसमें मुझसे रॉन्ग हो गया, मैं अभी इसको ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पर भी x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, पॉसिबली जो x हो सकता है यानी कि कम से कम वैल्यू, अगेन वही क्योंकि है ये बाइनोमियल से, तो ये 0 से स्टार्ट होगा यानी कि 0 एंड देन ऑनवर्ड करके ये सारी की सारी कैलकुलेशंस जो है अब वो उसी तरह से ही इसमें भी आए, यानी कि ये 0 एंड देन वो बाकी सारी कैलकुलेशन जो है उसी तरह से आए। ठीक है, तो 0 मिनिमम वैल्यू क्योंकि है ही बाइनोमियल, सिर्फ वो n लार्ज p की वजह से हम पाइथन में जा रहे हैं, तो 0 1 2 3 अप टू n। तो एग्जाम में ओके फाइन बाइनोमियल से कर दें अप्लाई, नो हार्म, लेकिन अगर आप n लार्ज और p की वजह से इसे पाइथन फार्मूला से भी यूज करना चाहेंगे तो देन इट इज इक्वली गुड। तो एक एग्जांपल हम करते हैं, 200 passengers have made reservation for an airplane flight। 200 लोगों ने अपनी एयरप्लेन पे, जहाज पे अपनी सीट बुक करवाई, अपनी सीट रिजर्व करवाई। 200 passengers have made reservation for an airplane flight. If the probability that a passenger who has a reservation will not show up as, क्या चांस कि कोई शख्स उसने अपनी सीट तो बुक करवा दी लेकिन सीट बुक करवाने के बाद वो नहीं आएगा, नॉट शो अप है ना, नहीं आएगा। वो सीट तो उसने बुक करवाई थी लेकिन उसको कोई इमरजेंसी हो गई और वो नहीं आया या रास्ते में वो स्टक हो गया, 1% चांस है, 0.01 है ना। 200 लोगों ने कहता जी कि अगर 200 लोगों ने रिजर्वेशन करवाई हुई है और ये आपको ऑलरेडी बताया जा रहा है कि रिजर्वेशन के बाद भी कोई शख्स अगर अब फ्लाइट पर नहीं पहुंचता, बुक करवाने के बाद पर भी फ्लाइट पर नहीं आता, तो कहता है ऐसा होने का चांस जो है वो है एंड दैट इज 1%। तो 1% चांस है तो कोई शख्स अपनी सीट बुक करवा दे और बुकिंग के बाद पर भी वो अपने काम के लिए ना आ सके, यानी कि अपनी फ्लाइट पर ना आ सके। नॉट शो पे 0.05 और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अब इस क्वेश्चन में तो आपको कहीं नहीं मेंशन किया जा रहा कि जी आपने इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, बस एक डेटा दे दिया है। अब आपने खुद सोचना है कि जी एक पैसेंजर की जरा बात कर लें, सिंगल ट्रायल है ना, तो क्या 2 ही पॉसिबिलिटी नहीं है कि रिजर्वेशन अपनी वो सीट बुक करवा देगा, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है कि या तो वो बुकिंग उसने करवाई थी वो पहुंच गया, आ गया, और या वो नहीं आएगा। इसके अलावा तो तीसरी तो नहीं है कोई पॉसिबिलिटी कि एक शख्स है, जैसे आप अपने ड्राइवर पर सीट बुक करवाते हो, या पहुंच जाते हो या नहीं जाते, 2 ही पॉसिबिलिटीज है ना। यस, ये बाइनोमियल ही है, कोई हर्ज नहीं है कि ये बाइनोमियल है। अगर ये बाइनोमियल है तो फिर n इसका जो है वो 200 होगा और p जो होगा वो 0.01 होगा। इसलिए कि जरा प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट में देखें, कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है ये 3 या 2 या 1 ये तो बात की बातें है, इंटरेस्ट में क्या आ रहा है, नॉट शो अप, ये हमारा इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है।
लाइक मैंने अगर सीट मैंने फोन किया है, मैंने कहा यार मुझे एयरप्लेन पे सीट चाहिए, तो वो शख्स वो मुझे आगे रिजर्वेशन ऑफिस बोलता है, कहता भाई सीटें तो बुक हो गई हैं, हाँ चांस पर आपकी रख लेते हैं, अगर कोई शख्स नहीं आएगा, नॉट शो अप, नहीं आएगा तो हम आपको सीट दे देंगे। तो मेरे लिए तो फिर कामयाबी कब है, जब कोई शख्स ना आए ताकि मुझे सीट मिले ना। तो आप इसको देखा करें कि प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट में हमारी क्या इंटरेस्ट यहां पर मेंशन की जा रही है। तो प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट में है नॉट शो अप। अगर मैं एक्स लिखना चाहूं तो हम ये लिखेंगे नंबर ऑफ पैसेंजर्स क्या दें, नंबर दैट नॉट शो अप, नॉट शो अप, जो लोग बुकिंग के बाद नहीं आएंगे, n 200 है, और p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ना आने की प्रोबेबिलिटी, नॉट शो अप। बुक करवा दी लेकिन वो फिर भी नहीं आएंगे, बुकिंग के बाद भी वो नहीं आएंगे, बुकिंग के बाद भी वो नहीं आएंगे, तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.01 की हुई है। ओके, बाइनोमियल से कर दे, कोई हार्म नहीं, किया जा सकता है। हो सकता है बुकिंग के बाद 0 शख्स मिस हो ना, नॉट शो अप, नहीं आया, 0 नहीं आए। क्या मतलब है 0 नहीं आए? 200 लोग थे, मैंने पूछा जी हाँ जी कितने लोग मिस हैं, तो किसी ने कहा जी 0 लोग मिस है, यानी सब आ गए, ये मतलब है ना। हो सकता है एक शख्स मिस हो जाए, 2 शख्स मिस हो जाए, मैक्सिमम ये हो सकता है जी 200 लोग थे, लाइक वो क्या लॉकडाउन हो गया है, फ्लाइट में कोई भी शख्स नहीं पहुंच सका, 200 के 200, तो 200 से ज्यादा तो नहीं मिस हो सकते। तो वही बात, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड्स विद n, जितने टोटल आपके पैरामीटर्स हैं, तो किया जा सकता है बाइनोमियल से। लेकिन हम देख रहे हैं कि n जो है वो उसका लार्ज है, मोर देन 20 है, p जो है वो उसका स्मॉल है, लेस देन 0.05। मैंने कहा ना दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, n भी लार्ज होना चाहिए और एट द सेम टाइम p भी। कोई एक कंडीशन पूरी हो रही है दूसरी नहीं हो रही, तो फिर आप उसे बाइनोमियल से ही करेंगे, तो दोनों कंडीशन जो हैं वो इसकी फुलफिल होना जरूरी है। अब बात आ जाती है, अच्छा जी चलें हम इसके अब लिख लेते हैं, x लिख लेते हैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट विल नॉट शो अप, क्योंकि प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट जो लिखी गई है उसमें नॉट शो अप ही हमारा कंसर्न है। n जो है वो 200 है, p जो है वो 0.01 है। मैंने बाइनोमियल समझते हुए इसके पैरामीटर लिख दिए, लेकिन फिर देखा कि n मोर देन 20 है, p लेस देन 0.05 है, तो मैंने कहा नहीं चले पाइथन हम अप्लाई कर देते हैं, और फिर मैंने उसके पाइथन का पैरामीटर जो है म्यू एवरेज बना दिया। अब इसका टेक्निकली मतलब ये है कि अगर 200 लोग अपनी सीट बुक करवाते हैं, तो हो सकता है किसी दिन 3 लोग ना आए, किसी दिन 4 लोग मिस हो जाएं, नॉट शो अप, किसी दिन 2 लोग मिस हो जाएं, तो ये एवरेज है। यानी कि 200 लोगों में से अगर आप कह लीजिए डेली 200 लोग सीटें बुक करवाते हैं, तो किसी दिन 3 लोग मिस हो जाते हैं, किसी दिन 4, किसी दिन 5, तो ये एवरेज नंबर ऑफ पर्संस दैट विल नॉट शो अप है, विच इज 2। क्योंकि ये आप एन लार्ज या पी स्मॉल है, तो इसको आप पाइथन फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, और पाइथन फार्मूला मैंने लिख लिया e टू द पावर माइनस म्यू, म्यू टू द पावर x ओवर x फैक्टोरियल। अब हम अपने एक्चुअल प्रॉब्लम्स की जाने बातें हैं। उसने कहा हुआ है एग्जैक्टली 3 विल नॉट शो अप। क्या प्रोबेबिलिटी है 200 लोग अगर सीट बुक करवाएंगे तो 3 लोग मिस हो जाएंगे, तो हमारी इंटरेस्ट सिर्फ एक नंबर में है, दैट इज 3% विल नॉट शो अप। 3 लोग बुकिंग के बाद मिस कर देंगे अपनी फ्लाइट, नहीं आएंगे, हम उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। चूंकि म्यू की वैल्यू जो है वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 2, तो e टू द पावर -2, 2 टू द पावर 3, 3 क्या चीज है x, x क्या चीज है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ओवर 3 फैक्टोरियल। ठीक है, आप कैलकुलेटर्स पे इस चीज को अटेम्प्ट करेंगे कि फ्रैक्शन में अगर लिखना हो तो किस तरह से, या तो आप पहली न्यूमिनेटर लिखने के बाद वो बटन प्रेस कर दें तो आपको ऑटोमेटिकली बाकी पोर्शन वो डिनोमिनेटर में लिख देगा, और इवन आपको पता चल गया जी हमने फ्रैक्शन में लिखना है, तो पहले ही उस बटन को प्रेस कर देंगे तो वो एक बॉक्स आपको न्यूमिनेटर में दे देगा और एक बॉक्स जो है वो आपको डिनोमिनेटर में प्रोवाइड कर देगा। बहरहाल आप लोग इसको अटेम्प्ट करें, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम कंफ्यूजन होगी तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ। 18% चांस है कि 3 लोग अपनी फ्लाइट को मिस करेंगे, 3, ना 3 से ज्यादा ना 3 से कम, तो ये अगर आप उसे परसेंटेज में। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बिटवीन 2 to 4,
अब टेक्निकली बिटवीन 2 to 4 का मतलब तो 3 बनता है, दरमियान में ना 2 to 4 3 बनता है, लेकिन उसने साथ आगे लिख दिया बोथ इनक्लूसिव, यानी कि इनको भी शामिल कर लें, तो फिर बन गया 2 3 4। विल नॉट शो अप, इंटरेस्ट अब भी वही है, विल नॉट शो अप, नहीं आएंगे, बुक करवा दी सीट, नहीं आएंगे, कितने 2 से 4 और वो भी शामिल, तो ये फिर क्या बन गया 2 3 एंड 4, 2 3 and 4 विल नॉट शो अप। अब या तो आपको वो 3 दफा ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, पहले 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, और अगेन अब आप वही ऑप्शन दोबारा से यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर की ऑप्शन आप दोबारा से यूज वही कर सकते हो। किस तरह से, सम का बटन प्रेस कर लें, ये आपको पोजीशंस में मिल जाएंगे ऐसे करके, पैरेंथेसिस खुद लगी हुई होंगी, अंदर इसके कर्सर ब्लिंक कर रही होगी, और वहां पर आप अपनी सारी एक्सप्रेशन e to the power -2 मल्टीप्लाई विद 2 to the power, अब आपने x रखना है, आप कहें जी x तो कभी 2 होना है, कभी 3 होना है, कभी 4, तो फिर आप उसे x ही लिखेंगे, याद है ना, अल्फा और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, फ्रैक्शन की प्रेस करेंगे, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एंड x बिल्कुल अल्फा पैरेंथेसिस एंड साइन, ये वाला सिंबल आप उसी की के साथ आप यूज कर लेंगे। एंड देन जब आप राइट एरो करेंगे तो कर्सर इधर खुद ब खुद आ जाएगी, और वहां पर आप आके 2 एंड देन 3 यहाँ पर जो है वो मेंशन कर देंगे, सॉरी 4, तो बिटवीन 2 to 4। तो उसने करना क्या है, पहले उसने ये रीडिंग पढ़नी है, यहां उसने 2 रख देना है, सारी कैलकुलेशन कर लेनी है, और समझे अपनी रैम में मेमोरी में सेव भी कर लेना उसने, फिर उसने यहां 3 कर देना है, कैलकुलेशन करके उसने प्रीवियस कैलकुलेशन में उसको ऐड भी कर लेना है, फिर उसने 4 कर देना है, पहले 2 कैलकुलेशन ऐड हो चुकी हैं, 4th वन भी ऐड करके, और आप इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपको सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो एक्चुअली स्क्रीन पे शो कर देगा। तो ये जो समेशन का बटन है ये आपने जरूर अटेम्प्ट करना है, वरना आपको 2 2 3 3 4 4 आपको कैलकुलेशन जो है वो एक्चुअली परफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि फिर आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग एक्चुअली हो जाएगी, तो इसलिए आपने इस समेशन को अटेम्प्ट करना, ठीक है जी। तो मैंने भी कुछ इसी तरह से लिख दिया कि फ्रॉम 2 to 4 e to the power -2 2 to the power x over x फैक्टोरियल, और बहुत आसान हो गया, अदरवाइज आपको 2 की प्रोबेबिलिटी, फिर 3 की प्रोबेबिलिटी, फिर 4 की प्रोबेबिलिटी, एंड देन एट दैट यू हैव टू सम दैट प्रोबेबिलिटीज। तो अब आप कैलकुलेटर ही ये करेगा, लेकिन सारे का सारा कैलकुलेटर ही ये चीज जो है वो परफॉर्म करेगा। अच्छा, नेक्स्ट वन है मोर देन 1 नॉट शो, एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा कौन कौन है, एक से ज्यादा है 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 200, 8 से ज्यादा है ये सारे। मोर देन 1 विल नॉट शो अप, एक से ज्यादा लोग मिस कर देंगे अपनी फ्लाइट। 2 एक से ज्यादा ही है ना, 3 ज्यादा से ज्यादा 200। अब कोई हर्ज तो नहीं है, कैलकुलेटर से ही आपने इसको परफॉर्म करना है, तो जहां समेशन आपने 2 से 4 तक लिखी थी, वहां आप समेशन लिख देंगे 2 से लेके 200 तक। अगर आप टेक्निकली नोट करें इस चीज को, तो 100 और 198 198 कैलकुलेशन उसे करनी है, पहले 2 के लिए करनी है, फिर 3 के लिए करनी है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। और एक चीज याद ये आपने रखनी है कि जिस तरह से आपके मोबाइल फोन होते हैं, आप कुछ चीजें सेव करते हैं मेमोरी में, आप कहते हैं मेमोरी कार्ड फिल हो गया है, इसी तरह से जो कंप्यूटर्स होते हैं जिन पे रैम आपने पढ़ा होगा, तो रैम की भी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है। रैम भी कोई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें रैम कम पड़ जाती है, कहते हैं ये रैम को एक्सटेंड करेंगे तो ये मेमोरी में सेव होगा, वरना सेव ही नहीं होगा। तो कैलकुलेटर की भी मेमोरी होती है, ये नहीं है कि आप जितना मर्जी उसके ऊपर कैलकुलेशन करती जाए तो वो करते जाएंगे। मैं लाजमी नहीं कह रहा, बट इट मे बी पॉसिबल कि कुछ अब तो आपके पास ऑलमोस्ट सेम ही शायद पावर के कैलकुलेटर्स हैं, लेकिन अब मुझे भी आइडिया नहीं है, मेरे पास इस वक्त कोई कैलकुलेटर नहीं है, कि क्या ये 198 कैलकुलेशंस क्या कैलकुलेटर भी कर सकता है। मैनुअली तो इंसान शायद
बड़ा मुश्किल से करे। अगर ये सम का बटन ना होता, अब तो है ना ये सम का बटन और आप इजीली वो सम का बटन लगा के एक ही दफा कर देते। फर्ज करें कैलकुलेटर अवेलेबल होता, सब चीजें होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सम का बटन ना अवेलेबल होता और इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना होता, तो फिर आपको पहले 2 की प्रोबेबिलिटी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 198 प्रोबेबिलिटीज बनती हैं जिनको आपको पहले कैलकुलेट करना था, एंड देन यू हैव टू सम दैट प्रोबेबिलिटी। ठीक, और मैं आपको कह रहा हूं आप अटेम्प्ट करके देख लें, मुझे अब क्लियर नहीं है कि क्या ये कर देगा कि नहीं। अच्छा, 2 रीजंस हैं जिनकी वजह से कैलकुलेटर आपकी स्क्रीन पे मैथ एरर का वर्ड शो करता है। मैथ एरर, पहली कंडीशन, कोई ऐसी कैलकुलेशन आपने करने के लिए कह दी है जो की ही नहीं जा सकती। लाइक आप नेगेटिव वैल्यू का लॉग लेने की कोशिश करेंगे, ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। आप नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे वर्ड आ जाएगा मैथ एरर, जिससे मुराद होगी कि ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखी है जिसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करवाना चाहते हैं, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैथ। दूसरी दफा मैथ एरर कब आएगा? आप कहते हो जी लिखा तो मैंने सारा कुछ ठीक है, मुझे तो इसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ये ठीक है, कर भी सकते हैं, लेकिन अब मैथ एरर क्यों का वर्ड दे रहा है? वो अब दे रहा है कि जो कैलकुलेशन अब आप उससे करने के लिए कह रहे हो, वो कैलकुलेशन इतनी ज्यादा मेमोरी रिक्वायर कर रही है। जाहिर है उसने जब 2 के लिए कैलकुलेशन कर लेनी है और एक आंसर उसने फाइंड करना है, भाई आंसर कहीं तो रखना है ना। हम भी अपने दिमाग में जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, हम कहते हैं 2 + 3 + 4, इसको हम कहते हैं 2 + 3 ये 5। वो जो 5 वर्ड है क्या हवा में फेंक दिया है? वो हमने किसी ब्रेन के मेमोरी सेल में रख लिया है, ऐसा ही है ना। और फिर कहते हैं ये एक और ऐड करना है, हम कहते हैं पिछला 5 हम उस मेमोरी सेल से सबले निकालते हैं, एक ऐड करके 6 कह देते हैं। लेकिन यहां पर जो है ये भी कंप्यूटर अपनी मेमोरीज में इसे सेव करता है। जब वो उसे 198 कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो सम टाइम इट डिपेंड्स अपॉन द वर्किंग पोटेंशियल ऑफ द कैलकुलेटर, सम टाइम इट मे एक्सीड द अवेलेबल मेमोरी लिमिट ऑफ द कैलकुलेटर। वो अभी 100 कैलकुलेशन ही की थी कि अब उसकी मेमोरी फिल हो गई और अभी 98 तो और रहती हैं, तो उसने वर्ड कैलकुलेटर की स्क्रीन पर लिख देना मैथ एरर। और जिन स्टूडेंट्स को इनका आइडिया नहीं है वो ये समझते रहते हैं हमने कोई मैथमेटिकली रॉन्ग चीज लिख दी है जिसकी वजह से ये मैथ एरर दिया जा रहा है। तो आपने कोई चीज रॉन्ग नहीं लिखी, लेकिन वो मैथ एरर का वर्ड इसलिए दे रहा है कि उसकी जो कैलकुलेशन है वो बियॉन्ड द मेमोरी चली गई है। तो दैट्स व्हाई वो कहता है मुझसे तो नहीं सॉल्व होता, मैंने तो कोशिश की है लेकिन वो उसकी मेमोरी फुल हो गई। तो फिर हमने क्या करना है? लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट यहाँ आपकी बहुत हेल्प करेगा। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे? लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे, एक 0 की और एक 1 की, और फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे। क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी तो रिक्वायर है 2, 3, 4 एंड सो ऑन 200 तक, तो 1 में से 0, 1 की प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे। तो मैंने वही कैलकुलेटर यूज किया, लेकिन अब कैलकुलेटर को सिर्फ 2 कैलकुलेशन करनी है, एक 0 के लिए और एक 1 के लिए, और 1 में से माइनस कर देंगे। तो देखें बड़े आराम से इसकी प्रोबेबिलिटी जो है अब वो हो गई। तो आप ना एक अटेम्प्ट करेंगे अपने कैलकुलेटर से 2 से लेकर 200 तक भी सम डायरेक्टली करने की कोशिश करें। मैं नहीं कह रहा कि जरूर मैथ एरर देगा, मे बी कुछ कैलकुलेटर्स, अच्छा कुछ कैलकुलेटर्स की प्रोग्रामिंग ऐसी होती है, यानी कि 2 बच्चे कहते हैं जी कि हमारे पास दोनों एक ही नंबर के कैलकुलेटर है, लेकिन इसका कैलकुलेटर सॉल्व कर देता है, मेरा कैलकुलेटर नहीं करता। तो देखें आल्दो नंबर एक है, ये मुख्तलिफ वो जो पीछे प्रोग्राम इसमें फीड किया होता है वो चिप बनी हुई होती है, किसी स्टेज पे जाके कंपनी को थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग में चेंज कर देती है तो फिर वो गड़बड़ कर देता है। वो एक कैलकुलेटर जो उसी कंपनी का होता है, लेकिन चूंकि उसका प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट होता है तो वो सॉल्व नहीं कर पाता, लेकिन उसी कंपनी का कैलकुलेटर है और दूसरा जो है सॉल्व कर देता है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो देन गो फॉर द लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। हमारे लिए ये हमें भी ये ट्रिक आता है। और मैनुअली जब ये क्वेश्चन पेपर में आते थे, जब ये कैलकुलेटर आप डायरेक्टली सम यही यूज कर सकते थे, तो उस वक्त जाहिर है स्टूडेंट जो है वो यही काम करते थे कि 0 और 1 2 प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके सम कर लेते थे और 1 में से माइनस कर लेते थे, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। तो प्रोबेबिलिटी दैट 1 विल नॉट शो अप जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट है ऑल विल शो अप। ऑल विल शो अप, यहां आपने बड़ी केयर करनी है। आपने जो कुछ लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है,
वो तो नॉट शो अप का लिखा हुआ है, नॉट शो अप का लिखा हुआ है। ये जो पैरामीटर आपने एवरेज बनाई है, ये दो लोगों के आने की नहीं है, ये एवरेज है ना आने की। तो आपने तो सारा काम नॉट शो अप के लिए लिखा हुआ है। अब जरा नोट करें, देखिए अगर कोई ग्लास है और इस ग्लास में हाफ फिल है, पानी है, एक शख्स कह देता है जी आधा ग्लास फिल है, दूसरा कहता नहीं यार मैंने तो देखा था तो आधा ग्लास एम्प्टी था, खाली था। तो दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, एक ही बात है ना, उसने आधा फिल कह दिया, उसने आधा। 10 लोगों ने एग्जाम दिया था, पूछा किसी ने, 6 पास हो गए। तो एक कहता है यार आप 6 पास हुए, मुझे तो जरा डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिली थी। भी आपको क्या मिली थी? मुझे कहता जी ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 10 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, 4 फेल हुए हैं, आप क्या तो 6 पास हुए। तो ये एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है ना। हाँ, अगर 2 पॉसिबिलिटीज हो तो 10 में से 6 अगर पास है तो अंडरस्टूड है 4 फेल है, ऐसा ही है ना। अब जरा यहां नोट करें, 200 लोगों ने अपनी बुकिंग कराई है, कितने लोग मिस कर गए फ्लाइट को? 0 लोग ने फ्लाइट मिस की है, 0 मिसिंग पर्सन है। कितना मतलब है फिर, कितने लोग मिस किए हैं फ्लाइट? 0, कोई भी नहीं। तो अगर मैं पूछूं इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है सब आ गए। तो 0 मतलब का मतलब है 200 के 200 पैसेंजर जो हैं वो अपनी फ्लाइट पर आ गए हैं, तो मिसिंग तो फिर 0 हुआ। अच्छा, अगर एक शख्स मिस है, इसके इक्वल लफ्ज बोलना है तो आप कहते हैं 199 शो अप है। 2 लोग मिस हैं, इसके इक्विवेलेंट कहते हैं 198 शो अप है। 3 लोग मिस हैं, इसके इक्विवेलेंट कहते हैं 197 शो अप है। तो आपको अगर ये कोई कह दे कि 197 लोगों के आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दें, आप कहेंगे इस स्टेटमेंट का मतलब है 3 लोग मिस हैं, तो आप टेक्निकली 3 लोग मिस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दें, इसलिए कि आपने पैरामीटर सारे मिसिंग के बनाए हुए ना, ये आपने क्लियर करनी है। तो आपने कहा जी मसलब आपका हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन चूंकि हमारा इवेंट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग पर्सन के रेलेवेंट है, तो 200 लोग हैं, 197 आ जाएंगे। हम इस स्टेटमेंट को पहले ट्रांसलेट कर लेंगे जी मिस कितने हुए हैं, और जब ये ट्रांसलेशन आप कर दोगे तो देन हमारे लिए ये चीज जो है वो इजी हो जाएगी। तो इसके मुताबिक आल शो अप का मतलब है आपने इस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना है, हाउ मेनी मिसिंग पर्सन, तो 0 मिसिंग होगा तो आल शो अप आ जाएंगे, और 0 की आप प्रोबेबिलिटी बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये याद रखना है कि एनीथिंग पार 0 1 होती है, एनीथिंग पार 0 इज ऑलवेज 1, और 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, नॉट 0। 0 फैक्टोरियल ये तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था, तो आप अपने कैलकुलेटर्स पे जरा 0 फैक्टोरियल लिख के देखें तो वो आपको उसका आंसर जो है वो 1 प्लेस करें। नेक्स्ट वन है नॉट मोर देन 2 नॉट शो अप, नहीं आएंगे। नॉट मोर देन 2, नॉट मोर देन 2 का मतलब है 2 से ज्यादा मिसिंग नहीं होंगे, तो 2 या 2 से कम मिसिंग होंगे। तो 3 प्रोबेबिलिटी बनती, नॉट मोर देन 2, 2 से ज्यादा नहीं, तो फिर 2 या 2 से कम। तो वही प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 0 to 2 e to the power -2 2 to the power x, चूंकि मुझे सम करना था, 3 प्रोबेबिलिटीज थी तो मैंने सम वाली ऑप्शन यूज किया, तो ये 0.6767 आ गया। मोर देन 195 विल शो अप, बड़ा इंपॉर्टेंटली देखना है, विल शो अप तो कहता आएंगे, 195 से ज्यादा लोग आ जाएंगे। ओके, 195 से ज्यादा लोग आ जाएगा मतलब है कि 195 आएंगे, या 196 आएंगे, 197 आएंगे, एंड सो ऑन 200 तक, ज्यादा से ज्यादा 200 के 200 ही आ जाएंगे। आप कहते हैं जी इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने जो इवेंट डिफाइन किया है वो तो नॉट शो अप की फॉर्म में किया है, प्रोबेबिलिटी भी नॉट शो अप है, एवरेज भी नॉट शो अप है, और यहां आपको पूछ रहा है शो अप का बताएं। तो उसने कहा मोर देन 195, तो जब वो वर्ड कहता है मोर देन 195 तो इसका मतलब है कि 195 तो नहीं आएगा ना, मोर देन का वर्ड है ना, मोर देन का वर्ड है। मोर देन 195 से मुराद है 196, 197, 198, 199 एंड 200। लेकिन ये तो शो अप की पूछ रहा है, मजबूरी है, शो अप ही है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमने वेरिएबल नॉट शो अप का लिखा हुआ है। अब इसको ट्रांसलेट कर ले, 200 लोग हैं, 196 पैसेंजर आ गए, तो कितने नहीं आए, मिस कितने हो गए? 4। अगर 197 पैसेंजर आ गए तो मिस कितने हुए? 3, 2,
एक, अगर 200 पैसेंजर आ गए मिस कितने हुए? 0। हमें आल्दो प्रोबेबिलिटी इसी की कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमारे पास चूंकि नॉट शो ऑफ की फॉर्म में सारा कुछ है, तो मैंने इसको पहले ट्रांसलेट कर 196 पैसेंजर आ गए, ना आने की फॉर्म में ये स्टेटमेंट बनती है 4। जैसे 10 लोग हैं, 6 पास हो गए, तो वो कह रहा है नहीं यार ये ऐसे मुझे पास ना बताओ, मुझे फेल बताओ, तो मैंने 6 10 में से माइनस कर दें तो 4। ठीक, तो हमें नॉट शो अप की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है 0, जिसका मतलब 200 आने की होगी 1 2 3 और 4। तो ये वाली प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो आपको कैलकुलेट करें फ्रॉम 0 to 4। तो ये प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो आपको कैलकुलेट कर लेनी है, एंड देन आप इसको ऑप्शन वही है कि आप इसके सम के साथ आप इसकी प्रोबेबिलिटीज जो हैं सम के साथ आप इसकी प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सो फ्रॉम 0 to 4 एक ही एक्सप्रेशन लिखी और हमारे पास आंसर। तो आई थिंक सो कि आपको पाइथन फार्मूला अप्लाई करने की कंडीशन और फार्मूला आपको पता चल गया होगा। कंडीशंस क्या हैं? डेटा बाइनोमियल्स की कंडीशन पूरी कर रहा हो, वही 2 आउटकम हो, n फिक्स हो और ये वो, और साथ n लार्ज और p स्मॉल हो। पाइथन फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको पाइथन का पैरामीटर रिक्वायर है, और इसका सिर्फ एक पैरामीटर है जिसे म्यू कहते हैं, और म्यू क्या है? एवरेज कहलाती है, एवरेज कहलाती है। अब जरा एक अच्छा एक और इसमें नोट मैंने एंड पे लिख दिया है कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू। बाइनोमियल का मैंने कहा था मीन वेरिएंस जो होता है, मीन ऑलवेज ग्रेटर देन द वेरिएंस होता है, और यहां पर अब मैं वर्ड बोल रहा हूं कि पाइथन की जो मीन वेरिएंस है वो दोनों ही बराबर होते हैं। लिख दिया ना, दोनों ही बराबर होते हैं। इसकी रीजन क्या है? देखिए मीन तो बनता है एन पी से, वेरिएंस बनता है एन पी, यानी कि मीन को क्यू से मल्टीप्लाई कर। अब चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि पी जो है दैट वेरी मच स्मॉल, स्मॉल वेरी मच स्मॉल, इसका मतलब है पी फिर कम से कम वेरी मच क्लोज टू 0 होगा। स्मॉल है ना, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। और फिर क्यू जो होगा वो राउंड अबाउट 1 होगा। दोनों p प्लस क्यू ने मिलके 1 बनाना है। अगर q वेरी मच क्लोज टू 0 है तो q वेरी मच क्लोज टू 1 है, और हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करे तो नंबर रिमेन्स द सेम। तो मीन है np, np को मैंने q से मल्टीप्लाई किया है। q इज अ नंबर वेरी दैट इज वेरी क्लोज टू 1, सो इट मीन्स कि NP भी वही रहेगा, और NPQ नॉट 100% एग्जैक्टली इक्वल, लेकिन आप करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो कहा जाता है कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन और वेरिएंस है वो बराबर होते हैं, और होते भी पैरामीटर के बराबर है ना। म्यू, म्यू पैरामीटर भी है, म्यू ही इसका मीन है, म्यू ही इसका वेरिएंस है, और म्यू ही इसका पैरामीटर है। जबकि बाइनोमियल के 2 पैरामीटर्स हैं, NP मीन ग्रेटर होता है, वेरिएंस स्मॉल होता है। पाइथन का एक पैरामीटर है म्यू, वही मीन होता है, वही वेरिएंस होता है, और वही इसका पैरामीटर भी कहलाता है। अब जरा एक और एग्जांपल है और देखेंगे कि इसको पाइथन से क्यों हमने परफॉर्म करना। अ कार हायर फर्म हैज 2 कार्स which it hires out day by day। कोई रेंटे कार वाले हैं, छोटी सी एग्जांपल ली हुई है, उनके पास सिर्फ 2 गाड़ियां हैं और वो उनको डे बाय डे उनको रेंट आउट कर, तो 2 गाड़ियां सिर्फ रेंटे कार वालों के पास। द नंबर ऑफ डिमांड्स फॉर अ कार ऑन ईच डे इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पाइथन। वैसे तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, चले मैं काट देता हूं, हम खुद भी पहचान लेंगे कि ये पाइथन से तुम सॉल्व होना है। फिलहाल जिस तरह से बुक में लिखा था मैंने उसी तरह से पिक कर लिया, लेकिन मैं काट भी देता हूं। तो हमारे पास प्रॉब्लम रह गया, अ कार फर्म हैज 2 कार्स व्हिच इज हायर आउट डे बाय डे। द नंबर ऑफ डिमांड फॉर अ कार इज विद द एवरेज डिमांड 1.5 पर डे। डिमांड से मुराद क्या है? लोग फोन करने हैं कि भाई हमें गाड़ी जरा रेंट पे चाहिए, ये डिमांड हो गई। कहता कितनी डिमांड एक दिन में आती है, ये उसने एवरेज दी हुई है। एवरेज लाइक फर्ज करें मंडे को 3 फोन कॉल आई, भाई उनको फोन वाले को तो नहीं पता उनके पास कितनी गाड़ियां ना,
एक ने फोन उठाया, कर दिया फोन, यार गाड़ी चाहिए, किसी और ने फोन उठाया, फोन कर दिया यार एक गाड़ी रेंट पे चाहिए, तीसरे शख्स ने भी मे बी मंडे को फोन कर दिया। अच्छा, ट्यूसडे को कोई भी डिमांड नहीं आई, कोई फोन कॉल नहीं आया, किसी को गाड़ी की जरूरत नहीं थी, लॉकडाउन था, किसी ने कहीं नहीं जाना था। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 2 दिनों की एवरेज डिमांड क्या है, तो एवरेज हमें आती है 3, 2, 1.5 पर डे। तो समझाना है कि ये क्या मतलब है एवरेज डिमांड पर डे। किसी दिन हो सकता है 2 फोन कॉल आ जाए, किसी दिन 3 फोन कॉल आ जाए, डिमांड फोन कॉल, फोन के थ्रू डिमांड आ गई या बंदा आ गया हमें गाड़ी चाहिए। वो कहता है जी किसी दिन ज्यादा लोग आ जाते हैं गाड़ी डिमांड करने, किसी दिन कोई भी नहीं आता, तो एवरेज 1.5 कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डेज ऑन विच, परसेंटेज ऑफ डेज ऑन विच, और ये आगे उन्होंने कुछ प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो मेंशन की। कहता है नीदर कार इज यूज्ड, सम डिमांड इज रिफ्यूज। ये 2 उसने प्रोबेबिलिटीज आपको कैलकुलेट करने के लिए। अब जरा एक सिंगल पर आए। एक दिन, सिंगल डे में एक दिन, या तो गाड़ी के लिए, एक गाड़ी के लिए, क्योंकि सिंगल ट्रायल है तो एक गाड़ी को यूज करने की या डिमांड आएगी या नहीं आएगी, ना। या तो गाड़ी वो रेंट पे जाएगी, अगर डिमांड आ गई तो वो रेंट पे चली जाएगी, नहीं डिमांड आ गई तो नहीं जाएगी। तो 2 ही तो पॉसिबिलिटीज हैं, या वो गाड़ी यूज होगी या वो गाड़ी यूज नहीं होगी। और नीचे देखे ना, कार इज यूज, कार डिमांड इज रिफ्यूज। तो अब ये गाड़ी यूज होगी या नहीं यूज होगी, बाइनोमियल है, बिल्कुल बाइनोमियल है। अच्छा, अगर ये बाइनोमियल है तो फिर तो शायद हमें एनपी भी चाहिए होता है, तो यहां तो कोई एनपी नहीं है। क्या बताया गया कि एक गाड़ी के यूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तो नहीं बताया होगा। देखें, ये है तो बाइनोमियल की तरह का ही प्रॉब्लम, लेकिन इसमें बाइनोमियल के पैरामीटर आप ढूंढे भी तो नहीं आपको मिलेंगे। लेकिन आप कहेंगे बाइनोमियल के पैरामीटर तो नहीं मिल रहे, ये एवरेज मिली हुई है ये वाली, और एवरेज भी तो एक पैरामीटर होता है किसका, पॉइसन। तो दूसरी सिचुएशन कि आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज करनी है। पहली तो थी ना कि जी बाइनोमियल का डेटा होगा, बाइनोमियल के पैरामीटर्स होंगे और एन लार्ज पी स्मॉल होगा, तो आप उसको बाइनोमियल से अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर देंगे। सेकंड सिचुएशन कि क्यों, अब कब आपने पॉइसन यूज करना है, जब आपको लग तो वो बाइनोमियल की तरह रहे, लेकिन आपको पैरामीटर बाइनोमियल के कहीं नहीं मिल रहा है। आप कहें जी पॉइसन का पैरामीटर अवेलेबल है, क्योंकि पॉइसन का सिर्फ एक पैरामीटर दैट इज द एवरेज, तो वो तो आपको अवेलेबल है। तो आप फिर यहां से आप एक्चुअली डिसाइड कर देंगे कि आपको पॉइसन का चूंकि पैरामीटर एवरेज अवेलेबल है, तो दैट्स व्हाई आप उसी को पॉइसन से ही अपने प्रॉब्लम को है वो सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पर बात आ गई कि जी एक्स क्या लिखें, ज़ाहिर है एक्स तो लिखना है, और फिर वो पैरामीटर म्यू का लिखें। तो एक्स हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिमांड्स पर डे। आप समझ लें कि जिसकी आपको एवरेज लिखी होती है ना, ये क्या चीज है, एवरेज डिमांड पर डे है ना, तो एक्स होगा नंबर उसका। उसमें क्या करते थे हम, उसमें हम करते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कह दें। तो यहां पर आपकी जो आप देखा करें म्यू किसका दिया हुआ है, म्यू एवरेज डिमांड पर डे दी हुई है, तो वहां पर वर्ड हम लिखा करेंगे नंबर, एक्स में उस चीज को लिखा करेंगे नंबर ऑफ डिमांड्स पर डे। अब इसकी पॉसिबल वैल्यू, हाँ पैरामीटर मिल गया मुझे म्यू, तो ये तो बात मेरे क्लियर होगी ना कि मैं पॉइसन से ही इसकी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करूंगा। अब पॉसिबल वैल्यूज लिख लें। एक दिन में कम से कम हो सकता है कोई भी डिमांड ना आए, 0 डिमांड, कोई फोन कॉल ही नहीं आया, लॉकडाउन था, एक भी फोन कॉल नहीं आई। हो सकता है एक शख्स उनसे गाड़ी लेने आया हो, भाई उनको तो नहीं पता कि इन रेंटे पार वालों के पास कितनी गाड़ियां, हमें पता है वैसे 2 कारें। हो सकता है 2 लोग उनको फोन कर रहे हैं या उनकी दुकान पर हैं कि भाई हमें गाड़ी चाहिए, में भी 3 आ जाए कि जी गाड़ी दे दे जरा, हमें रेंट पे चाहिए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। याद रखें अब हम बता ही नहीं सकते कि जी कितने के लोग उनके पास गाड़ी लेने आ सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं जी हमें गाड़ी रेंट पे दे दें, ये तो नहीं आप नंबर मेंशन कर सकते ना। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, किसी दिन कम से कम कितने लोग शॉपिंग के लिए उस डिपार्टमेंटल स्टोर में आते हैं, हम कह देंगे कम से कम तो बता सकते हैं 0, कोई भी नहीं आया। हाँ एक आ सकता है, हाँ हो सकता है पूरे दिन में सिर्फ एक कस्टमर उस स्टोर में शॉपिंग के लिए आया हो, 2 भी आ सकते हैं, 2 भी, 3, 4, तो मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा तो ये तो नहीं अब नंबर 10,000 कोई पता नहीं, 5,000 कोई पता नहीं,
जब पॉइसन का पैरामीटर एवरेज अवेलेबल हो तो हम मैक्सिमम नंबर यहां मेंशन नहीं कर सकते। बाइनोमियल में तो कर सकते थे ना, वो n तक ही जा सकते हैं, तो यहां पर हम मैक्सिमम नंबर जो है वो मैक्सिमम नंबर हम यहां पर मेंशन नहीं कर सकते। तो अब उसने पूछा हुआ है कि चूंकि x को हमने डिमांड कहा हुआ है, x को हमने डिमांड कहा हुआ है और क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम कि कोई भी गाड़ी यूज नहीं होगी, बताना यह है कितनी डिमांड आए तो कोई भी गाड़ी यूज नहीं होगी। अगर एक डिमांड आएगी तो एक गाड़ी यूज होगी, दो डिमांड आएंगी तो दो गाड़ियां यूज होंगी, और अगर जीरो डिमांड आए तो जीरो डिमांड का मतलब है कोई डिमांड नहीं आएगी, तभी हम कहेंगे ना कोई भी गाड़ी यूज नहीं हो रही, आज कोई भी गाड़ी रेंट पे नहीं गई, क्यों जी आज जरा डिमांड जीरो थी, कोई भी डिमांड नहीं। तो ये टेक्निकली आपको जीरो की प्रोबेबिलिटी अगर आप कैलकुलेट कर दें, चूंकि उसका पैरामीटर एवरेज है वो दिया हुआ है 1.5 टू द पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, तो 22% चांस है इस डेटा के मुताबिक कि किसी दिन वो वेले बैठे रहेंगे, कोई गाड़ी उनको जो है वो यूज नहीं करनी होगी, और आप वो कह देते हैं जी 22% जो है वो जो है वो उसकी डिमांड बन रही। अब देखें मैं कल आपने शायद थोड़ा सा सुना हो, ये जो किज़ार है, घर में हम सारा सारा दिन घर में बैठे रहते हैं, तो एक टीवी एक वाहद ऑप्शन रह जाती है कि हम देखते हैं या अपना मैं काम लैपटॉप पे कर लेता हूँ। तो उसमें एक फिगर आ रही थी, या मरियम नवाज कह रही थी जी लाहौर की 6 लाख पॉपुलेशन को कोरोना है, 6 लाख पॉपुलेशन को कोरोना है। वो कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया, वो बेसिकली उन्होंने वो क्या कहते हैं ना स्मार्ट सैम्पलिंग की, यानी कि उन्होंने कुछ पता नहीं 2000 2500 के 3000 लोगों के ऐसे ही सैंपल लिए, गाड़ियां जा रही हैं, एक गाड़ी वाले को रोका और उसका कोरोना टेस्ट कर दिया। वो कोई 2000 में से फर्ज करें अगर वो कहते हैं जी कि शायद 20% लोगों को जो है वो कोरोना डिटेक्ट हुआ है, यानी कि 100 लोगों का टेस्ट किया तो 20 लोगों के पॉजिटिव आ गए कोरोना टेस्ट। तो उन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने लाहौर की पूरी पॉपुलेशन पे 20% के हिसाब से कैलकुलेशन कर दी, तो कहते कुछ 6-7 लाख। ठीक है ना, ये टोटली रॉन्ग नहीं है, बात तो ये नहीं, ये टोटली रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसमें ना बहुत सारी चीज डिपेंड कर रही होती है कि आपने जो 100 लोग लिए थे वो क्या रिप्रेजेंटेटिव थे ना। इसको वो हमारा एक्चुअली ना 3-4 या 5 टॉपिक के बाद ये टॉपिक स्टार्ट हो जाना है सैम्पलिंग का, कि सैंपल कैसे लेने हैं। तो वो कहते हैं जी सैंपल, फर्ज करें आपने उस जगह से सैंपल लिए हैं, सैंपल का मतलब चंद लोग जहां पर ऑलरेडी कोरोना डिटेक्ट हो चुका है, लाइक एक घर के 10 मेंबर हैं, आपने कहा चलो जी सैंपल ही लेने ना, ये 10 के 10 ही लोग ले लेते हैं, और हुआ क्या था कि उस घर के एक मेंबर को हुआ और उसकी वजह से 10 को ट्रांसमिट हुआ। तो अगर मैं कहूं 10 लोगों का सैंपल लिया है और फर्ज करें 10 ही हैं, तो 10 आउट ऑफ 10 को पॉजिटिव आ गए 100%, तो फिर तो इसके मुताबिक तो पूरी की पूरी लाहौर की पॉपुलेशन जो है वो कोरोना पॉजिटिव है। इस हिसाब से तो बनता है ना, अगर 20% होता है तो 6 लाख बनते हैं, लाइक अगर 25% होता है तो जी 8.5 लाख बनते हैं, अगर 100% है तो पूरी पॉपुलेशन बनती है, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो इसलिए इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन होता है कि जो सैंपल जो लिए जा रहे हैं वो कैसे हैं। तो अगेन अगर वो 6-6.5 लाख की फिगर दे रहे हैं तो वो एक प्रोबेबिलिटी है, वो एक चांस है, नॉट बैड, एक रफ एस्टीमेट है जो कि डेटे पे बनाया गया, तो हम टोटली उसको इग्नोर इस चीज को नहीं कर सकते। तो बहरहाल ऐसे ही प्रोबेबिलिटी का आइडिया या क्या था, तो उसमें कहा था कोई गाड़ी यूज नहीं होगी, हमने कहा चूंकि हमने इसको डिमांड के तहत लिखा गया, तो डिमांड के तहत लिखने का मतलब है कि जी 0 अगर डिमांड आएगी तभी हम कहेंगे कि नो कार विल बी यूज। नेक्स्ट आ गया सम डिमांड इज रिफ्यूज, लोग आएंगे कि यार हमें गाड़ी चाहिए, तो कहेंगे भाई नहीं सॉरी गाड़ी तो नहीं अवेलेबल नहीं। क्यों अवेलेबल नहीं है, वो ऑलरेडी यूज हो रही है, गाड़ी ऑलरेडी यूज कर गए। अब कितनी डिमांड आ जाए, देखें एक डिमांड आ जाए तो वो तो फुलफिल हो जाएगी, गाड़ी उनके पास है, 2 डिमांड्स आ जाए गाड़ी उनके पास है, लेकिन मसला क्या है अगर 2 से डिमांड बढ़ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, सबको रिफ्यूज करेंगे सॉरी कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो 2, 3 एंड सो ऑन। अब अगर आपके पास कैलकुलेटर भी अवेलेबल है तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों,
2 से ज्यादा जाना है, कहां तक खत्म होगा तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। इवन आपके पास सम की कैलकुलेशन भी अवेलेबल है। चले यहां तो मैं लिख दूंगा कि 2 से स्टार्ट करें, बट शुड बी द अपर। यहाँ क्या है, इवन सम का बटन भी हो तो आप कैलकुलेटर भी अब आपकी हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अब सिंपल इज दैट, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट बड़ा यूजफुल है। यहाँ पर 1 में से माइनस कर दें, 2 प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करें, 2 प्रोबेबिलिटीज 0 और 1 की कैलकुलेट करें और उसे 1 में से माइनस कर दें, तो 19% चांस है कि किसी दिन इस डेटा के मुताबिक वो रिफ्यूज कर देंगे कि नहीं भाई हमारे पास है सच कोई गाड़ी है वो आपको यूज करने के लिए नहीं। ठीक है ना? तो बड़ा केयरफुली ना आपने स्टेटमेंट्स को देखना है। एक्स अगर आप सही लिख लेंगे, एक्स सही लिखेंगे, एक्स कैसे लिखना है, जिसकी एवरेज लिखी हुई हो, एवरेज डिमांड है ना पर डे, तो वहां पर नंबर का वर्ड लगा दिया करें, नंबर ऑफ डिमांड पर डे, दैट्स ऑल। एवरेज जो है वो जिस चीज की एवरेज दी हुई हो उस बस एवरेज का वर्ड काट के ना वहां नंबर का वर्ड लगा दिया। तो एवरेज का वर्ड काटा तो बन गया नंबर ऑफ डिमांड पर डे, वहां तो एवरेज डिमांड पर डे। तो इस हिसाब से आपने ये जो है वो प्रॉब्लम किया। और फिर अगर कोई गाड़ी यूज नहीं होगी, आप कहेंगे जी डिमांड कितनी होगी तो गाड़ी कोई यूज नहीं करेगा, तो हम कहेंगे 0 डिमांड होगी, कोई कार यूज नहीं होगी। सम डिमांड इज रिफ्यूज, आप कहेंगे डिमांड जो है वो कार की तादाद से ज्यादा हो जाएगी, तो हम कहेंगे कुछ डिमांड, आप कितनी कुछ डिमांड रिफ्यूज होंगी। कोई भी डिमांड जो सॉरी सम डिमांड इज रिफ्यूज, 2 से ज्यादा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सम डिमांड इज रिफ्यूज, 2 नहीं इसमें आएगा, 2 से ज्यादा 3 आ जाए 4 आ जाए, मैं इसको ठीक करूंगा। ये फिर आपको यहां से यहां तक जाना, ठीक है ना। 0 डिमांड आ जाए दैट्स ओके, 1 डिमांड आ जाए रिफ्यूज नहीं करेंगे, 2 डिमांड आ जाए रिफ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन डिमांड की तादाद 3 4 5 6 हो जाए तो रिफ्यूज, मैं इसकी करेक्शन जो है ना वो मैं कर, ठीक है जी। ये कुछ उसी बहुत सारा इसी के रेलेवेंट है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आज ही ये कवर हो जाए। कार्स एंटर अ पेट्रोल स्टेशन, गाड़ियां पेट्रोल लेने के लिए आती हैं। एट द एवरेज रेट 30 पर आवर, 1 घंटे में 30, हर घंटे में 30 नहीं जी, हर घंटे में 30 नहीं। हो सकता है सुबह के वक्त रश है, 9 से 10 बजे के बाद लोग अपने बच्चों को छोड़ते हैं, ड्राइवर स्कूलों में बच्चे उतारते हैं और वापसी पे पेट्रोल लेने चले जाते हैं, तो मे भी 1 घंटे में 80 गाड़ियां 90 गाड़ियां हों। दोपहर को या 3 से 4 बजे के दरमियान सड़कों पर रश बड़ा कम होता है, मे बी 1 घंटे के दौरान 3 से 4 वाला जो वन आ रहा है उसमें 2 गाड़ियां हों, तो ये एवरेज रेट दिया हुआ है। हर 1 घंटे में 30 गाड़ियां नहीं आती, ये बड़ा सिंपल है ना। आप अगर फर्ज करें कोई पेट्रोल वाला है, वो 24 घंटे वो उनका पेट्रोल पंप चला है, शाम को पूछ लें कि यार आपका कंप्यूटर जरा, चूंकि कंप्यूटराइज सारा सिस्टम है, जरा चेक करके बताएं कि आज कितनी गाड़ियां पेट्रोल लेने के लिए आपके स्टेशन पे आई थी, कितनी कार्स आपके पास आई थी। वो कहेगा 24 घंटे में 48 कार आई थी, तो 2 कार्स पर आवर बन जाएंगे ना, कुछ इस तरह से डेटा है। अच्छा जी, अज्यूम दैट द नंबर ऑफ कार्स अराइविंग एट अ पेट्रोल स्टेशन फॉलोज पाइथन, छोड़ दें, नहीं दिया था एग्जाम में हमें, कोई बात नहीं, हम खुद ही पहचान लेंगे। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और आगे कुछ प्रोबेबिलिटीज का जिक्र है। अब जरा, मोर देन 3 कार्स विल अराइव इन 5 मिनट इंटरवल, एक सिंगल कार पर आ जाए, सिंगल ट्रायल है ना, सिंगल कार है, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो पेट्रोल स्टेशन पे वो गाड़ी पेट्रोल के लिए आएगी या नहीं आएगी, 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो गाड़ी पेट्रोल लेगी या नहीं लेगी। नहीं चाहिए जी मुझे पेट्रोल, चाहिए जी, बस 2 ही पॉसिबिलिटीज है ना, या वो पेट्रोल के लिए आएगी या वो नहीं आएगी। तो ये तो बाइनोमियल है। अब है तो ये बाइनोमियल, लेकिन आपको किसी जगह बाइनोमियल के पैरामीटर्स पी नहीं मिल रहा, ना ये बताई जा रही है कि कितनी गाड़ियों में से पूछा हुआ है, तो एन और पी तो नहीं मिल रहे, लेकिन कम से कम आपको एवरेज मिल रही है, और एवरेज जो होती है वो पाइथन का पैरामीटर होती है, ठीक है ना। अब नीचे उसने कुछ प्रोबेबिलिटीज आपको दी है, तो ये क्या है, ये है एवरेज रेट पर आवर। तो एवरेज का वर्ड काट दें तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ कार्स पर आवर जो एक पेट्रोल स्टेशन पर आएंगी। तो x इज द नंबर ऑफ कार्स एंटर एट अ पेट्रोल स्टेशन, और म्यू क्या है, एवरेज दी गई है 30 कार्स पर आवर, तो ऊपर मेंशन था वही मैंने लिख दिया, और जहां पर वर्ड एवरेज था उसको काट के मैंने नंबर का वर्ड लिख दिया, तो ये एवरेज कार्स ही है ना, एवरेज कार्स दैट एंटर एट अ पेट्रोल स्टेशन, और वहां पर मैंने काट के लिख दिया नंबर ऑफ कार्स
दैट एंटर एट अ पेट्रोल स्टेशन। अब ए पार्ट है, मोर देन 3 कार्स, 3 से ज्यादा गाड़ियां आएंगी। अब देखें, एक कम से कम कितनी गाड़ियां आ सकती हैं पेट्रोल लेने के लिए? हो सकता है किसी आए ना, 0, एक गाड़ी आ सकती है, हाँ जी हो सकता है 1 घंटे में गाड़ी एक आए। 2 भी आ सकती है, हाँ हो सकता है 1 घंटे में 2 ही गाड़ियां आए। 3 भी आए, 4 भी आ सकती हैं। मैं नंबर तो नहीं मेंशन करता कि जी 60 से ज्यादा गाड़ियां पेट्रोल नहीं लेने के लिए आएंगी, वो बाहर लाइन लगी हुई है, पता नहीं 500 गाड़ी खड़ी है, तो ये मैं मेंशन नहीं कर पाऊंगा। वही अगेन उसी तरह की बात, देयर इज नो अपर लिमिट। तो यहां पर कह दिया उसने मोर देन 3 कार्स विल अराइव एट अ 5 मिनट इंटरवल। अब यहां पर ये क्वेश्चन आल्दो पाइथन से है, लेकिन आपने इसकी टेक केयर करनी है, और वो क्या है? देखिए ऊपर जो आपको पैरामीटर क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज द एवरेज रेट, वो है 30, लेकिन इंपॉर्टेंटली उसका टाइम फ्रेम कितना है? पर आवर, 1 घंटे की एवरेज दी हुई है उसने। जबकि आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है तो आपके पास मोर देन 3 कार्स ही है, ठीक है ना, 3 से ज्यादा गाड़ियां पेट्रोल लेने के लिए आएंगी, लेकिन जरा इंटरवल देखें कितना है, 5 मिनट का। पैरामीटर आपको दिया गया है 1 घंटे के इंटरवल का, और हमें जो प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट का इंटरवल है वो सिर्फ 5 मिनट का है। तो हमने एवरेज को पहले कन्वर्ट करना है। ये देखिए मैंने एक्स को भी बदल दिया, नंबर ऑफ कार्स ड्यूरिंग 5 मिनट इंटरवल, क्योंकि यहां पर भी उसने यही कहा 5 मिनट के इंटरवल में कितनी गाड़ियां आएंगी, तो मैंने इसको चेंज किया है, दैट इज 2.5 कार्स पर 5 मिनट इंटरवल। कैसे? मैंने अगर 30 गाड़ियां 60 मिनट में आती हैं तो 30 को मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, 1 मिनट में इतनी गाड़ियां आ जाएंगी। ये 1 मिनट की कार्स हो गई, जैसे कि ये इंटरवल दिया ना 30 डिवाइडेड बाय मिनट 60 मल्टीप्लाई विद 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5। अगर 1 घंटे में 30 गाड़ियां आती हैं तो 5 मिनट, देखें जो एवरेज होती है ना, ये तो बात सही है कि 2.5 गाड़ियां कैसे आ सकती हैं जी, आधी अंदर आधी बाहर, तो ऐसा नहीं है। मीन जो होता है ना वो एक रफ सा आइडिया, जैसे 1.5 डिमांड पर डे कैसे आ सकती हैं, यदि आप कॉल की थी आधी कट गई तो 1.5 कॉल रहेगी, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें जो चीज आपने केयर की है, करनी है कि जी एवरेज पैरामीटर दिया था 30, ये तो बात ठीक थी, इंटरवल था पर आवर, ओके फाइन, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो पूछी गई थी उसमें इंटरवल डिफरेंट था, 5 मिनट इंटरवल। तो मैंने पहला काम ये करना है कि इस पैरामीटर को जो स्पेसिफाइड इंटरवल है उसमें चेंज करना है। कैसे? जो उसने पैरामीटर दिया हुआ हो डिवाइड कर दे उसके इंटरवल से, ये 60 मिनट का इंटरवल है, तो ये बन गया आउट ऑफ 1 और ये बन गया आउट ऑफ 5 मिनट इंटरवल। तो 2.5 कार्स पर 5 मिनट इंटरवल जो है वो मैंने अब कन्वर्ट कर लिया। तो ये एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज परफॉर्म की। अच्छा याद करें कि मैंने पिछली एग्जांपल में ये कोई बात ही नहीं की, मैंने बस वो एवरेज उठाई थी और एवरेज उठा के मैंने जो है वो काम स्टार्ट कर दिया, जबकि इधर मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं जी इसकी टेक केयर करनी है। उसकी रीजन क्या थी? देखें यहां पर डिमांड दी गई थी पर डे, ठीक है ना, और जो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डे इज विच, वो जो डिमांड थी वो भी पर डे ही थी, किसी दिन पूरे दिन में गाड़ी यूज नहीं होगी, यानी कि जो एवरेज दी गई थी वो पर डे के हिसाब से थी, और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि गाड़ी यूज नहीं होगी, ये नहीं लिखा गया 2 घंटे के दौरान, तो उसका मतलब है इन अ डे, तो पूरे डे में कोई गाड़ी यूज नहीं होगी। तो ये ऑटोमेटिकली ये चीजें मैच हुई थी, यानी कि जो पैरामीटर का इंटरवल था पर डे, तो प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट में भी एग्जैक्टली वो इंटरवल था पर डे, इसलिए मैंने केयर करनी चाहिए थी, और लेकिन जो कि सेम था, और मोस्टली एग्जाम में ऐसा ही होता है, जो पैरामीटर का इंटरवल होता है ना, तो प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट में भी इंटरवल वही होता है, लेकिन 2 दफा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन था कि उसमें प्रोबेबिलिटी का जो एवरेज था उसका इंटरवल तो 60 मिनट का था, और जो प्रोबेबिलिटी उसने पूछी थी उसका इंटरवल डिफरेंट था, तो पहले मैंने उसको चेंज किया है। और इसके बाद लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट इसलिए यूज करना है, मोर देन 3, 3 से ज्यादा, अब 3 से ज्यादा कम से कम वही 0 1 2 3 4 5 पता नहीं कितनी गाड़ियां आ जाए, मोर देन 3 ये सारी 1 में से इसको माइनस कर दिया,
1 में से मैंने 0 से लेके 3 तक की प्रोबेबिलिटीज को 1 से माइनस कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट है मोर देन 5 कार्स, लेकिन इंटरवल अब यहाँ और चेंज हो गया है, 15 मिनट का बन गया है, तो मैंने पहले इसके 15 मिनट के इंटरवल को चेंज किया। कैसे? 30 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 15 मिनट्स के इंटरवल में जो एवरेज बनती है वो 7.5 कार्स पर 15 मिनट इंटरवल, नॉट पर 5, पर 15 मिनट इंटरवल। एंड देन मोर देन 5, 5 से ज्यादा, अगेन 6, 7, 8, 9, 10 तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। लेस देन 3 कार्स, 3 से कम, 10 मिनट इंटरवल। वही बात बार बार किए जा रहे हैं, इंटरवल कभी मैं 5 कर देता हूं, कभी 10 कर देता हूं। लेस देन 3, 3 से कम, 3 से कम गाड़ियां आएंगी, 3 से कम ये बनती है 0 से लेके 2 तक, तो 0 से लेके 2 तक। ये नॉट लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, हमें चाहिए ही 0 से लेके 2 तक, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। लेस देन कहा ना उसने, लेस देन 3 का मतलब है 3 से कम, 2 बनता है, 1 बनता है और 0। एंड लास्ट वन इज 40 कार्स, ना ज्यादा ना कम, एग्जैक्टली 40 इन 2 आवर्स इंटरवल, 120 मिनट। तो अगर 1 घंटे में 30 गाड़ियां आती हैं तो 2 घंटे में 60, इंटरवल उसका बना लिया। एंड देन चूंकि एग्जैक्टली 40 कार्स है ना, एग्जैक्टली 40 कार्स है ना, उसमें तो था ना लेस देन 3, ग्रेटर देन 3, लेस देन 4, ग्रेटर देन 4, तो ये एग्जैक्टली 40 कार्स। ठीक है जी। तो ये रेयर है, 2 दफा बहाल एग्जाम में आया हुआ है कि वो आपको पैरामीटर दे देता है, लेकिन क्वेश्चन का जो इंटरवल होता है ना वो पैरामीटर के इंटरवल से डिफरेंट होता है। तो आपने पैरामीटर्स को पहले जो है वो उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के इंटरवल के अकॉर्डिंगली जो है वो आपने बनाना होता है। एंड देन फिर आप उसको जो है वो कर सकते हैं, 5 मिनट इंटरवल, 15 मिनट इंटरवल, 10 मिनट इंटरवल एंड 10। ठीक है जी। तो यहाँ तक आज आपका लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जो है, अब आपका टेस्ट है, टेस्ट की डेट में है संडे को, टेस्ट विल बी ऑन अ संडे, लेकिन संडे को किस वक्त मैं आज इंशाल्लाह अपना टाइम देख के ना तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। होपफुली ये आफ्टर 12 होगा, यानी कि 12 बजे के बाद, मे बी 12 बजे ही हो, लेकिन ताकि वही बात, आप भी अच्छी तरह सो ले और मैं भी उससे ज्यादा मैं जरा अच्छी तरह सो, ठीक है ना, क्योंकि वैसे तो आजकल हमारे पास काफी टाइम होता है और सोते ही हम रहते हैं, लेकिन संडे को एक स्पेशल हम सो जाते हैं ताकि हम ज्यादा थकन पूरे दिन की तरह। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।